आया कि बाकी झुंड भी उनकी तरफ दौड़ रहा है। चेन उनकी स्पीड देखकर चौंक गया, फिर भी उसने सबको घबराने को मना किया। यह प्लान का हिस्सा था, बस उन 3 बैलों को खत्म करना था और यह पक्का करना था कि कोई भाग न पाए। काले बैल पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे चल रहे थे। जहर का असर दिख रहा था। चेन ने सबको उनके पैरों पर निशाना लगाने और भागने से रोकने को कहा। स्टोनबोन ने सबको एक साथ भाला फेंकने का आदेश दिया और तीनों बैल आखिरकार जमीन पर आ गए। चेन ने रुकने को कहा, लेकिन स्टोनबोन बोला कि अभी नरमी दिखाने का वक्त नहीं है। बाकी झुंड के आने से पहले इन तीनों से निपटना जरूरी है। चेन ने पूछा कि कितने भाले बचे हैं। मियां ने जवाब दिया कि अभी भी 28 भाले हैं। फिर चेन ने सैम को आने वाले झुंड को काउंट करने को कहा। सैम ने अंदाजा लगाया कि करीब 20 सांड हैं। चेन ने कहा कि इसीलिए रुकने को कहा था, भाले बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। हांगू ने पूछा कि क्या इसका मतलब ये है कि उन 3 काले सांडों पर की गई पूरी मेहनत छोड़ दें। चेन ने कहा, नहीं, यह अभी भी प्लान का हिस्सा है। उसका कभी इरादा नहीं था कि छोटी टुकड़ी पूरे झुंड से सीधे लड़े। शुरू से असली निशाना सरदार था। एक बार सरदार मर जाए तो बाकी सांड अपने आप तितर बितर हो जाएंगे। उसे बाहर निकालने के लिए चारे की जरूरत थी, इसीलिए उन काले सांडों को जिंदा रखना और भागने न देना इतना जरूरी था। चेन ने आगे बताया कि ओरिजिनली उसने सिर्फ एक सांड को इस्तेमाल करने की सोची थी, लेकिन 2 एक्स्ट्रा सांडों पर उम्मीद से कहीं ज्यादा भाले खर्च हो गए। अचानक सैम चिल्लाया कि काले सांड का सरदार दिख रहा है और वो किसी राक्षस जैसा लग रहा था। सरदार दहाड़ा और पूरा झुंड करा पहाड़ की तरफ हमला करने दौड़ पड़ा। पहले तो चेन और बाकी सब सोचने लगे कि क्या ये बैल पागल हो गए हैं, लेकिन चेन को जल्दी ही एहसास हुआ कि सरदार का अभी लड़ने का कोई इरादा नहीं है और तभी सबको समझ आया। पहाड़ ढहने लगा था। चेन ने सबको चिल्लाया कि पीछे भागो और छुप जाओ, लेकिन मियां वक्त पर नहीं बच पाई और पहाड़ के टूटने से गिर गई। बिना एक पल सोचे चेन उसके पीछे कूद गया और एगोन को भी साथ आने को कहा। हु जियाओ और लांगू चोई भी मदद के लिए नीचे आ गए। अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हु जियाओ ने एगोन से पूछा कि क्या बैलों पर अटैक कर दें। एगोन ने कहा, जल्दबाजी मत करो, नेता के आदेश का इंतजार करो। इधर चेन दबाव में था। उसे एहसास हो गया था कि बैल सरदार उसकी चाल भांप चुका है। यह सोचकर वो बेचैन हो गया। स्टोनबोन ने पहाड़ पर बचे लोगों से कहा कि नेता की रक्षा के लिए नीचे आओ, लेकिन चेन ने जोर से चिल्लाया, नहीं, ऊपर रहो और भालों से अटैक करते रहो। और फिर असली लड़ाई शुरू हुई। चेन अपनी कुल्हाड़ी से लड़ रहा था, जबकि बाकी लोग भाले और पत्थर की कुल्हाड़ियां इस्तेमाल कर रहे थे। मिलकर बैलों को रोकते हुए और एक साथ हमले करते हुए वो कई बैलों को घायल करने में कामयाब रहे। स्टोनबोन ने मौका देखकर ऊपर वालों को इशारा किया और भालों की बारिश हो गई। कुछ बैल गिर गए। अचानक पूरा झुंड रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे सरदार उनसे कुछ कह रहा हो। चेन को हैरानी हुई जब बैल पीछे हटने लगे। उसने सोचा कि क्या सरदार ने उन्हें हटने का आदेश दिया ताकि खुद अकेले लड़ सके। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और बैल सरदार आगे बढ़ा। उसने गहरी सांस ली और अपने मुंह से आग उगल दी। चेन फौरन चिल्लाया, सब इधर उधर भागो, बचो। वो धमाका इतना जबरदस्त था कि पहाड़ में एक छेद हो गया, यहाँ तक कि चोटी तक जाने का रास्ता भी खुल गया। पूरा कबीला डर से कांप गया। ये दहाड़ थी या कोई और चीज, किसी को समझ नहीं आया, लेकिन उसका असर ऐसा था कि पल भर में सबका हौसला टूट गया। ये देखकर चेन ने एगोन को आदेश दिया कि मियां और बाकी लोगों को उत्तर की तरफ ले जाओ। खुद उसने सरदार बैल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। स्टोनबोन को कहा कि उसके इशारे का इंतजार करो। फिर वो सरदार के सामने जा खड़ा हुआ। उसने ललकारते हुए कहा कि आज का मुकाबला उसी से होगा। दोनों आमने सामने आ गए। चेन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बैल ने उसे जैसे कागज की तरह एक तरफ उड़ा दिया। चेन ने उस रास्ते का इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जो उस राक्षस ने धमाके से खोला था, लेकिन बैल ने उसका पीछा किया और पहाड़ से इतनी जोर से टकराया कि एक और बड़ा धमाका हो गया। जो लोग ये सब देख रहे थे वो तनाव में आ गए। उन्हें डर था कि उनका नेता मर गया, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से मना कर दिया और आखिर तक लड़ने की ठान ली। तभी अचानक चेन की कुल्हाड़ी निकली और बैल के सिर पर जा लगी। वो जिंदा था। वो उस छेद से बच निकला था जो पहाड़ में धमाके से बना था। चेन ने बैल का मजाक भी उड़ाया कि उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन अंदर से वो जानता था कि वो बुरी तरह घायल हो चुका है। चेन को जिंदा देखकर कबीले ने राहत की सांस ली, लेकिन चेन ने स्टोनबोन को कहा कि तैयार रहो और आदेश का इंतजार करो। लड़ाई जारी रही। एन और हुशियाओ बैल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे ताकि चेन पीछे से हमला कर सके। एन बहादुरी से कूदा, लेकिन जानवर के सींग से उसे चोट लग गई। चेन तेजी से आगे बढ़ा और बैल सरदार के चेहरे पर वार किया, जिससे एन सींग की नोक से छूट गया। सरदार ने आग का एक और गोला छोड़ा, लेकिन सब बच गए और चेन ने सटीक वार किया। उस वार से राक्षस के बॉडी में गहरा घाव हो गया। चेन ने तुरंत स्टोनबोन और सैम को उस घाव पर भाले से निशाना साधने को कहा। दोनों ने सही निशाना लगाया और सरदार बैल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए सबको लगा कि जीत गए। जश्न मनाने लगे, लेकिन चेन बेचैन रहा। झुंड अभी भी वहीं खड़ा इंतजार कर रहा था, अपने नेता के गिरने के बावजूद। और तभी सरदार बैल फिर उठा, चेन पर झपटा और आग की एक भयानक धार छोड़ दी। स्टोनबोन और हांगू देखते रह गए। चेन भी दबाव में आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक पल के लिए अपनी सुरक्षा में ढिलाई बरती थी। फिर सरदार ने अपने बॉडी से भाला निकाला और सीधे चेन पर फेंक दिया। घायल और चलने में मुश्किल चेन को लगा कि शायद यही उसका अंत है, लेकिन तभी मियां उनके बीच आ गई और वो भाला खुद उठा लिया। चेन
चेन एक पल के लिए जम गया, विश्वास ही नहीं हुआ। मिया के साथ बिताए पल एक एक करके उसके जहन में कौंध गए और फिर चेन के अंदर कुछ टूट गया। एक भयानक गुस्सा उबल पड़ा। सिस्टम ने वार्निंग दी कि उसका बॉडी ओवरलोड हो रहा है, लेकिन चेन ने उसे अनसुना किया और सीधे बैल पर झपट पड़ा। पूरी ताकत से तलवार चलाई और बैल को सिर से पूंछ तक चीर दिया। इस बार वो राक्षस सच में 2 टुकड़ों में बंट गया। गुस्से से भरे चेन ने बाकी बैलों को ललकारा, जिसे मरना हो सामने आए। लेकिन जैसे ही झुंड ने एक दूसरे को देखा और चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, वो घबराकर पीछे हट गए और फिर भाग गए। चेन को राहत मिली, लेकिन सिस्टम ने तुरंत वार्निंग दी कि उसकी जान खतरे में है। कुछ ही देर बाद उसने खून की उल्टी की और बेहोश होने लगा। हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। सब दौड़े, लेकिन बेहोश होने से पहले चेन ने मिया की तरफ देखा और कहा कि हेमिस्टिक मरहम लाओ और लगाओ। कई दिन बाद एक सुअर बाड़े में चेन की आंखें खुली। सामने आऊ खड़ी थी। उसका पहला सवाल था, क्या यह वही सुअर बाड़ा है जो उसने बनवाया था? आऊ ने मना किया। बैलों को भगाने के बाद सब यहाँ आ गए थे और यह बाड़ा उसी के लिए बनाया गया था। उसने कहा कि लेटे रहो, वो सबको बताकर आती है कि राजा जाग गए। चेन ने उसे रोका और पहले मिया और लांगू चोई के बारे में पूछा। आऊ ने बताया कि लांगू चोई लगभग मरने की हालत में मिला था, लेकिन जल्दी ठीक हो गया। जागने के बाद से वो बाहर पहरा दे रहा है। मिया को ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन राजा की दवा ने उसे बचा लिया। आराम करती रही तो ठीक हो जाएगी। बाकी सब भी ठीक है। चेन ने राहत महसूस की। आऊ ने आगे बताया कि पिछले 4 दिनों में सबकी हालत स्टेबल हो गई है। चेन चौंक गया। 4 दिन? उसने सिस्टम चेक किया तो सच में 4 दिन बीत चुके थे। अब मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 11 दिन बचे थे। आऊ उलझन में थी। उसने देखा था कि उनका राजा अक्सर खाली हवा में घूरता रहता है, जैसे किसी और दुनिया में हो। चेन उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नाकाम रहा। आऊ ने आराम करने को कहा। चेन ने कहा कि वो ठीक है और तुरंत स्टोनबोन को बुलाओ। वो मान गई और बाहर निकल गई। अकेले रहते हुए चेन को एहसास हुआ कि अगर बाकी लोगों को उसकी असली हालत पता चल गई तो बिना किसी लड़ाई की ताकत के मिशन पल भर में फेल हो सकता है। जगह भी बदल गई थी, तो अब फौरन एक बाड़ की जरूरत थी और बाद में मजबूत लकड़ी की दीवारें भी बनानी होंगी। जब स्टोनबोन आया तो चेन ने उसे बाहर रहने को कहा और धीमी आवाज में कुछ सीक्रेट निर्देश दिए जो कोई और नहीं सुन सके। स्टोनबोन तुरंत उस काम पर निकल गया, लेकिन चेन जानता था कि यह भी काफी नहीं है। पिछली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बार हर छोटी से छोटी चीज सही करनी होगी। फिर उसने लांगू चोई को बुलाया और कहा कि एक और काम है। लांगू ने पूछा, क्या? चेन ने उसे आदेश दिया कि ब्लैक बुल किंग की हड्डियां और खाल इकट्ठा करो और खाल को जितना हो सके उतना सेफ रखो। लांगू हैरान रह गया जब चेन ने इस काम के लिए अपना हथियार भी उसे दे दिया। उनके जाने के बाद आऊ ने फिर कहा कि आराम करो। चेन ने मना किया और बोला कि पहले उससे जरूरी बात करनी है। उसे अंदर आने को कहा ताकि कोई न सुने। वो अंदर आई तो चेन ने बताया कि बाकी सबको इसलिए भेजा क्योंकि उसके लिए एक जरूरी काम है। आऊ तुरंत मान गई और फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, यह समझकर कि कुछ रोमांटिक चाहता है। चेन घबरा गया और फौरन बोला कि कपड़े वापस पहनो। आऊ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मा गई। चेन ने तुरंत साफ किया कि वो उससे एक काम करवाना चाहता है। उसने नारियल के कबीले से बात करने और उन्हें अपने साथ लाने के लिए किसी को भेजने की प्लान बनाई थी। आऊ ने पूछा कि क्या नारियल का कबीला सच में मानेगा? चेन ने कहा कि इसीलिए पहले अपनी ताकत दिखानी होगी और उन्हें जल्दी झुकाना होगा। उसने आऊ को चुनने के 2 कारण बताए। पहला, उस कबीले पर औरतें राज करती हैं तो एक औरत उनसे बेहतर बात कर सकती है। दूसरा, सिर्फ आऊ को उसकी असली हालत पता है कि पूरे बॉडी पर हुए उस हमले ने उसे बुरी तरह तोड़ दिया है। मरहम ने हालत को बिगड़ने से रोका था, लेकिन अभी भी सही इलाज की जरूरत थी। आऊ मुस्कुराई और पूछा कि तो प्लान ये है कि नारियल के कबीले को डराएंगे? उसने कहा कि वो अच्छी तरह जानती है क्या करना है। चेन बस आराम करे और बाकी उस पर छोड़ दे। थोड़ी देर बाद सैम और आऊ नारियल के कबीले की तरफ जा रहे थे। सैम ने वार्निंग दी कि यह कबीला लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता, लेकिन अभी उन्हें छेड़ना भी सही नहीं। आऊ ने कहा कि समझ गई और दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वो वहां पहुंचे तो सैम ने एक झरने की तरफ इशारा किया जहां नारियल के कबीले की लड़कियां नहा रही थीं। फिर उसने उनकी नेता की पहचान बताई जिससे वो मिलने आए थे, लेकिन बात करते करते नारियल के कबीले के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। थोड़ी देर बाद आऊ और सैम को नारियल के कबीले की नेता लीसा के सामने लाया गया। लड़कियों ने बताया कि इन दोनों को चुपके से घूमते हुए पकड़ा है और ये खुद को अपने नेता के दूत बता रहे हैं। सैम ने कहा कि वो साधारण लोग नहीं बल्कि उनके राजा के भेजे हुए नुमाइंदे हैं। लीसा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि आऊ किसी गुलाम जैसी दिखती है और यह मर्द कुछ दिनों का पेट भरने लायक मछली के टुकड़े लेकर आया है। फिर उसने सैम को आऊ से अलग करने का आदेश दिया। आऊ ने पलटकर कहा कि उसे नारियल के बागों की रानी से थोड़ी सोच समझ की उम्मीद थी। चूंकि वो नहीं दिखा रही तो मांस का वो पहाड़ जो वो लाने वाले थे वो खाड़ी वाले कबीले को जाएगा। लीसा ने अपने लोगों को रोका और आऊ को बोलने दिया। पूछा कि क्या सच में मांस का पहाड़ कहाँ? आऊ ने हाँ कहा और समझाया कि उसका मतलब उत्तरी नदी के किनारे रहने वाले विशाल काले बैलों से है। लीसा ने पूछा कि क्या वो उनके साथ मिलकर उस झुंड का शिकार करना चाहते हैं? आऊ हंसी और बोली कि उन्हें कम मत समझो, वो लोग पहले ही उन काले बैलों का काम तमाम कर चुके हैं और नदी का वो पूरा इलाका
अब उनका है। नारियल के कबीले की औरतें हैरान रह गईं, आपस में फुसफुसाने लगीं कि यह झूठ बोल रही है। पिछली बार उन्हीं के कबीले को उसी झुंड ने लगभग कुचल दिया था। लीसा उठी और बोली कि क्या आऊ जानती है कि झूठ बोलने वालों का क्या हाल होता है? आऊ का चेहरा नहीं बदला। उसने शांति से कहा कि सबसे बड़ा बैल भी उनके राजा के सामने हार गया था और अगर लीसा को इस पर शक था तो वह खुद आकर देख सकती थी। जब एक लड़की ने लीसा को वार्निंग देने की कोशिश की तो आऊ ने हंसते हुए कहा कि अगर उनका राजा चाहे तो वह पूरे कोकोनट ग्रोव कबीले को कुचल सकता है। सैम ने उसका साथ देते हुए कहा कि वे लड़ने नहीं आए हैं, वे तोहफा और अपने राजा का बुलावा लाए हैं। उनकी ईमानदारी पर शक क्यों करें? फिर आऊ ने गुस्से में कहा कि अगर रानी खुद आने से डर रही है तो कम से कम किसी को मांस लाने के लिए भेज सकती है। आऊ की आवाज से लीसा घबरा गई, हालांकि उसने फिर भी उन्हें वार्निंग दी कि वे कोई चालबाजी न करें। थोड़ी देर बाद आऊ और सैम लीसा और उसके समूह के साथ वापस आ गए। सैम ने कहा कि वे वापस आ गए हैं, लेकिन स्टोन बोन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि इतना हंगामा न करो और जाकर घरों की मरम्मत में मदद करो। यह सुनकर लीसा की एक लड़की ने पूछा कि ये घर क्या है। फिर आऊ ने चेन को बताया कि कोकोनट ग्रोव कबीला आ गया है। जैसे ही लीसा ने चेन को देखा वह एकदम सहम गई। उसे लगा जैसे चेन से भयानक हत्या का इरादा झलक रहा हो, मानो वह किसी पुराने जमाने के राक्षस का सामना कर रही हो। सच तो यह था कि चेन ने जानबूझकर यह रूप धारण किया था। उसने आऊ से कहा कि उसने अच्छा किया है और उसकी भारी उपस्थिति ने लीसा को और भी बेचैन कर दिया। तभी झाड़ियों से एक आवाज आई। वहां मिया, लांगुची और ऑन छिपे हुए थे। चेन ने सभी घायलों को नजर से दूर रहने का आदेश दिया था, लेकिन ऑन ने माना कि वह बस यह जानने के लिए बेताब था कि कोकोनट ग्रोव की रानी कैसी दिखती है। चेन ने लीसा और उसके कबीले को उसकी बात मानने और उनके इलाके तक आने के लिए शुक्रिया कहा। कोकोनट ग्रोव की एक लड़की ने तुरंत पूछा कि मांस कहाँ है। चेन ने शांत भाव से कहा कि यह पास ही है और वे जितना ले जा सकते हैं उतना ले सकते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो मांस के विशाल ढेर को देखकर वे दंग रह गए। हुजान और लुआंग पहले से ही उसे काट रहे थे। कोकोनट ग्रोव की एक लड़की ने थोड़ा मांस लेने के लिए आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसे वार्निंग दी कि मांस बहुत सख्त है। उसने लकड़ी की छड़ी से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन छड़ी जोर से टूट गई। लुआंग और हुजान जोर से हंस पड़े। लड़की चिल्लाई और बोली कि इतनी हंसी किस बात की आ रही है, और बताया कि उन्होंने बैलों को सिर्फ इसलिए पकड़ा क्योंकि झुंड में अफरा तफरी मची हुई थी। हे जुजियान ने पलटकर पूछा कि क्या वह लड़ना चाहती है। तभी चेन की कुल्हाड़ी उनके बीच जमीन पर गिरी, जिससे कोकोनट ग्रोव की लड़कियां डर के मारे पीछे हट गईं। उसने झगड़ा शांत कराने के लिए कुल्हाड़ी फेंकी थी। लीसा, जो साफ तौर पर घबराई हुई थी, ने पूछा कि यह किस तरह का हथियार है। यह उनकी लोहे की लकड़ी की शाखाओं और हड्डी के चाकुओं से कहीं बेहतर था। चेन ने उसे कोकोनट ग्रोव कबीले के लिए मांस काटने के लिए अपनी पांगू कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करने को कहा। हुजियान ने शिकायत की कि लड़कियों ने ही झगड़ा शुरू किया था, लेकिन चेन ने उसे सख्ती से आदेश दिया कि वह वैसा ही करे जैसा कहा गया है। बड़बड़ाते हुए हुजियान ने बात मान ली और बुदबुदाया कि लड़कियां भाग्यशाली थीं। चेन ने लीसा से कहा कि वह सुनिश्चित करेगा कि वह बिना किसी परेशानी के मांस ले जा सके। वह हमेशा अपना वादा निभाता था, यह उसका उसूल था। घबराई हुई लीसा ने पूछा कि उसने बैलों के झुंड को कैसे काबू किया। चेन ने जवाब दिया कि उसने आपसी विश्वास से सीखा या अपने तजुर्बे से, यह आगे होने वाली घटना पर निर्भर करेगा। फिर उसने लीसा से कहा कि आज का काम यहीं खत्म करो, मांस लो और चली जाओ। लीसा ने जवाब दिया कि वह बहुत सख्त लग रहा था। लीसा ने उसे बेरहम कहा। इस बीच चेन तनाव में आ गया। उसका बड़ा कुल्हाड़ी फेंकना कुछ ज्यादा ही हो गया था और बिना पट्टी के उसका घाव शायद फिर से खुल जाता, और फिर ऐसा ही हुआ। खून रिसने लगा और चेन तुरंत चिंतित हो गया। शुक्र है आऊ ने लीसा का ध्यान भटका दिया, जिससे उसे घाव छिपाने का पर्याप्त समय मिल गया। आऊ ने लीसा को बताया कि उनके पास कुछ ताकतवर हथियार भी हैं जो वे कोकोनट ग्रोव कबीले को दे सकते हैं, लेकिन लीसा ने मुड़कर मना कर दिया, यह कहते हुए कि वे हथियार उसके लोगों के लिए सही नहीं है। उसने चेन को बताया कि कोकोनट ग्रोव कबीले के पास भी ताकतवर हथियार हैं, जो उन्होंने उसे अभी तक नहीं दिखाए हैं, और उम्मीद है कि उन्हें कभी उनका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद लीसा ने अपने कबीले के सदस्यों को आदेश दिया कि वे जो कुछ भी ले जा सकते हैं ले जाएं और वापस आ जाएं। आऊ ने कहा कि अगर यह पर्याप्त नहीं है वे वापस आ सकते थे, लेकिन जितनी जल्दी हो उतना अच्छा था, क्योंकि दूसरे कबीलों को अभी भी अपना हिस्सा चाहिए था। वापस लौटते समय लीसा ने पूछा कि जांच कैसी चल रही है। कुछ और लड़कियां रिपोर्ट करने के लिए आईं। लीसा ने उन्हें छुपकर सब कुछ देखने के लिए पास में ही खड़ा किया था। उनमें से एक, माया ने बताया कि उन्होंने पुरुषों को एक घर जैसी कोई चीज बनाते देखा था और उसके अंदर से कभी कभी सुअरों की गुर्राहट सुनाई देती थी, इसलिए हो सकता है कि वहाँ सुअर रखे गए हों। लीसा हैरान रह गई, यह सोचकर कि क्या चेन ने सचमुच सुअरों के लिए इतना बढ़िया ठिकाना बनाया था। माया ने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि चेन के कबीले ने आग पर महारत हासिल कर ली थी। लीसा ने साफ कहा कि यह असंभव है। माया ने बताया कि उन्होंने कहीं से भी आग निकलते देखी थी और उसका इस्तेमाल मांस भूनने के लिए किया था। आगे बोलने से पहले वह हिचकिचाई, लेकिन लीसा ने उस पर साफ साफ बोलने का दबाव डाला। माया ने बताया कि चेन के कबीले में कुल मिलाकर
से कुछ ज्यादा लोग ही थे, जिनमें कुछ बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। फिर भी उसे शक था कि वे जानबूझकर अपनी असली संख्या छिपा रहे हैं। लिसा ने जानना चाहा कि उन्होंने और ज्यादा सावधानी से तलाशी क्यों नहीं ली। माया ने कहा कि पास के पेड़ काट दिए गए थे, इसलिए पास जाने से वे पकड़े जा सकते थे। उनके पास दूर से जंगल में छिपकर देखने के अलावा